हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे यूनिट 2 में सेकंड चैप्टर दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव explained, we have discussed about income from salary, which is the first head of taxable income, that is income from salary. As I have said, there are the 5 heads of income, right? First head is income from salary, second head is income from house property, third head is profit and gains from business and profession, fourth is capital gain, and fifth one is income from other sources. So these 5 heads we have to study one by one. One income we have already completed, that is from salary. Today we are going to start our next topic, next chapter from unit 2, that is income from house property, right? We'll start with the heads of income. As I have said, there are the 5 heads of income: income from salary, income from house property, profit and gains from business and profession, capital gain, and income from other sources. Aggregate of these 5 heads of income is known as gross total income, right? So we are going to discuss the second head of income, that is income from house property. What is income from house property? ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, what is the meaning of this income? The annual value of a property, right, consisting of any buildings, lands appurtenant thereto. अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दिस इज द टर्मिनोलॉजी, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स appurtenant thereto का मतलब होता है related to that building. Fine. So the annual value of a property consisting of any building or lands appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू, right, it may be building or land which is related to the land which is related to the building. Suppose एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, right, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज दैट लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ यूज. ना तो वो लेट आउट है और ना ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. ठीक है, तो ऐसा कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग से रिलेटेड हो, या ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो लेट आउट हो, ठीक है, रेंट पे हो, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपरटिनेंट देयर टू, और उस बिल्डिंग या लैंड का ओनर हो, ऑफ विच द एसेसी इज द ओनर, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो ऐसी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी दैट इज द टैक्सेबल. फाइन. बेसिस ऑफ चार्ज इज सेक्शन 72. अब ये जो टैक्स चार्ज किया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अंडर सेक्शन 22, ये क्या कहता है कि इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ठीक है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपरटिनेंट देयर टू. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड, ठीक है, शुड कंसिस्ट ऑफ, प्रॉपर्टी जो है कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी लैंड होनी चाहिए. एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जो टैक्स पे कर रहा है एसएससी, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए. प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन carried by him
द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड और बिल्डिंग जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस से यूज़ नहीं होना चाहिए। वो हाउस प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग या लैंड जो है सिर्फ रेंट के लिए या सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज़ होनी चाहिए। ठीक है। सो दीज आर दी three conditions on which the income tax we charge the income tax under the head income from house property। ठीक है। नेक्स्ट, by illustration we understand the three conditions। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज एक्स ओन्स अ बिल्डिंग एंड इट इज़ गिवन ऑन रेंट। तो ये जो है ये टैक्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं, देखते हैं। इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, येस, बिकॉज द बिल्डिंग इज गिवन एज रेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी as all the three conditions are satisfied। okay, next condition क्या बोल रहा है, y owns a building and it is used by him for carrying on a business or he uses the building as his office। नहीं, ये जो है टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी, जो थर्ड हमारा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि आपका जो बिल्डिंग या लैंड है वो बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। सो इन दिस केस नो इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। सो द थ्री कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट बिल्डिंग और लैंड अपरटिनेंट देयर टू। प्रॉपर्टी मतलब कोई भी बिल्डिंग या लैंड जो है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो एसएससी है, टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेई जो है, सॉरी, ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड कंडीशन, बिल्डिंग और लैंड शुड नॉट यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। Okay, if these three conditions are satisfied, then the SSC comes under the income from house property and his income would be chargeable। ठीक। next, in the following cases rental income is not charged to tax, means these are some exemptions which do not comes under the tax from the house property। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम हियर वी स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट which we have to understand under the income from house property। how to calculate the income from house property। so to know the income from house property we have to know some terminologies, right, and according to that terminologies what would be the solution। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, आपका GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंट पीरियड, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी हम एक एक करके बात करेंगे सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमको एक ऐसा प्रोफॉर्मा याद करना है टू कैलकुलेट GAV। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है हम नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। इट इज़ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले हमको GAV कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको इसको कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आगे बताऊंगी। देन आफ्टर लेस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स द रेंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट।
ठीक है, किराएदार से जो रेंट हमको नहीं मिला या हमको रियलाइज्ड नहीं हुआ, हम नहीं कर सके, तो वो इसमें से माइनस होता है। माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ठीक है, हम टाइम टू टाइम जो है म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं, वो भी इसमें माइनस होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स वही टैक्स माइनस होगा जो ओनर ने पे किया है, नॉट पेड बाय द टेनेंट। ठीक है, टेनेंट मतलब किराएदार, किराएदार ने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, इट म्यूनिसिपल टैक्स इफ पेड बाय द ओनर, हम इसको माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। जीएवी में से ये दोनों माइनस करने के बाद जो आता है वो एनएवी आता है, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आपको मिला। अब नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमको कुछ पॉइंट्स जो है डिडक्ट करने, दैट डिडक्शन कम्स अंडर द सेक्शन 24। ठीक, उसके अंडर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। मतलब आपका जो ये एनएवी आया, जीएवी कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आया एनएवी, उसका 30% लेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस इन प्रीवियस ईयर। ये एक सेपरेट टॉपिक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इसका सेपरेट कैलकुलेशन होता है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको ये फॉर्मेट जो है इसको आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे इस जीएवी में हमको क्या क्या माइनस करना है, माइनस करने के बाद हमको एनएवी मिलता है, एनएवी के बाद जो है हम 30% एनएवी डिडक्ट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोड कैपिटल माइनस करते हैं, तो उसके बाद हमको मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ first of all, in the first part of income from house property, we will learn how to calculate GAV। मैं फिर से बता रही हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द GAV। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। देखो, the following 4 factors have to be taken into consideration while determining the gross annual value of the property। GAV कैलकुलेट करने के लिए ये चारों चीज़ें हमको AR, MV, FR and SR, these 4 factors we need to know to calculate gross annual value: actual rent, municipal valuation, fair rent and standard rent। ठीक है, what is actual rent? It is the most important factor in determining the annual value of a let out house property। let out का मतलब होता है जो हाउस प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी हुई है, रेंट पे दी हुई है। ठीक है, उसकी एक्चुअल रेंट कितनी है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट एज रेंट। ठीक है, उसको जो पर मंथ जो रेंट मिलता है ओनर को, दैट इज़ द एक्चुअल रेंट। तो वो कितना मिल रहा है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, हर प्रॉपर्टी की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हम म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज इवेल्युएटेड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ऑन विच दे चार्ज म्यूनिसिपल टैक्स सिचुएटेड इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, ये जो है ना ARMV, ये एब्रीविएशंस हैं। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू FR, इट इज़ द रेंट नॉर्मली चार्ज्ड फॉर सिमिलर हाउस प्रॉपर्टीज इन द सेम लोकेलिटी विथ सिमिलर फीचर्स। फेयर रेंट का मतलब होता है कि सिमिलर हाउस हो, ठीक है, सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी इन द सेम एरिया और सेम फीचर्स, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जो है जो रेंट होता है वो एक जैसा होता है। जैसे आपके लोकेलिटी में
ठीक है। मान लो आपकी लोकेलिटी जो है वो हम बोल रहे हैं कि बिलासपुर के एक ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे सारे घर जो हैं वो एक ही एरिया में हैं, सिमिलर लोकेलिटी में है और सारे एक जैसे, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, 15-20 फ्लोर के अपार्टमेंट्स होते हैं, एक ही एरिया में है, सिमिलर फीचर है, ठीक, तो उनका जो रेंट होता है वो सबका फिक्स होता है, दैट इज फेयर रेंट वैल्यू। सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी इन द सेम एरिया विथ सेम फीचर्स, ठीक है, फेयर रेंट वैल्यू बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड रेंट, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट अ स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स्ड एंड ओनर कैन नॉट रिसीव रेंट हायर देन दिस स्पेसिफाइड इन दी रेंट कंट्रोल एक्ट। एक स्टैंडर्ड रेंट होता है, जैसे मान लो कि एक एरिया का, ठीक है, हम बोले कि एक एरिया का जैसे गांधी चौक का जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ का रेंट जो है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स कर दिया गया है। इस स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आप अपने जो टेनेंट हैं, जो किराएदार हैं, उनसे आप उतना नहीं ले सकते। ओनर कैन नॉट रिसीव रेंट हायर देन दिस स्पेसिफाइड रेंट, ठीक है। तो दीज आर दी 4 फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये 4 फैक्टर्स का यूज़ कैसे होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। So now how to calculate gross annual value, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको ये जो मैंने फॉर्मेट दिया है, ठीक, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखना है फेयर रेंट, ठीक, फेयर रेंट के बाद आता है म्युनिसिपल वैल्यू। ये आप ये भी आपका सीक्वेंस में है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद करना है कि जब भी आप जीएवी कैलकुलेट करेंगे इनका कंपैरिजन करना है। अभी जो मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताए, 4 फैक्टर्स में सबसे पहले आपका आएगा फेयर रेंट, उसके बाद आएगा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू के बाद स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअल रेंट। इसको अगर आप ऊपर नीचे किए तो फिर आपका जो है जीएवी का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप फेयर रेंट लिखिए, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों की जो वैल्यू दी होगी फेयर रेंट का अमाउंट और म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट, ये दोनों को जो है आप कंपेयर करेंगे तो दोनों के अमाउंट में फेयर रेंट अमाउंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू अमाउंट विच एवर इज हायर उसको आप सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, फेयर रेंट का अमाउंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट, दोनों में से जो अमाउंट हायर होगा, विच एवर इज हायर, ठीक, उस अमाउंट को आप अलग लिखेंगे, ठीक। अब जो हायर अमाउंट आया उस हायर अमाउंट से आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट का। ये जो मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, एरो डायरेक्शन, वो इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किससे किसका कंपेयर करना है। सबसे पहले हमने फेयर रेंट का कंपेयर किया म्युनिसिपल वैल्यू से, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे अलग से। उसके बाद हायर वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू का, विच एवर इज लोअर, एल, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब वो जो अमाउंट आया लोअर अमाउंट, वो हमको मिलेगा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक। किसका हमने कंपेयर किया, जो फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में से जो हायर है उसका कंपैरिजन किया हमने स्टैंडर्ड रेंट से। तो उन दोनों अमाउंट में स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट और जो हायर रेंट का अमाउंट आएगा, दोनों में से जो लेस होगा, विच एवर इज लेस विल बी कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट से। अब यहाँ पर जो है 2 बातें हमारे सामने आएंगी। सबसे पहला, इफ़ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अगर एक्चुअल रेंट ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रेंट से
तो जो एक्चुअल रेंट की वैल्यू होगी वही आपका GAV होगा। ठीक है, GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। जो एक्चुअल रेंट होगा उसी से ही वही आपका जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है व्हेन एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, तब उसमें और दो बातें आती हैं। सबसे पहला है ड्यू टू वैकेंसी। ये कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कंडीशन समझेंगे। अगर एक्चुअल रेंट लेस है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी योर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एंड इफ देर इज अनदर रीजन देन ऑल्सो द एक्चुअल रेंट विल बी GAV। ये फॉर्मेट भी आप याद रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करने, हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले GAV चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? बाय कैलकुलेटिंग 4 फैक्टर्स। सबसे पहले याद रखिए फेयर रेंट की कंपेयर करेंगे हम म्यूनिसिपल वैल्यू से। दोनों में से जो हायर होगा उसके कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से दोनों में जो लोअर होगा वो आएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल रेंट से। फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो वही एक्चुअल रेंट हमारा GAV कैलकुलेट होगा। अगर एक्चुअल रेंट लेस है एक्सपेक्टेड रेंट के तो ड्यू टू वैकेंसी जो एक्चुअल रेंट आएगा वही GAV होगा, और कोई अदर रीज़न है तो भी एक्चुअल रेंट ही GAV होगा। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Determine the annual value of the house in the following cases. There are 2 houses A and B. अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव, म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ MB। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू एंड म्यूनिसिपल टैक्स ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल टैक्स। ठीक, चलिए अभी जैसे हमने बताया कि GAV का कैलकुलेशन सबसे पहले होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमको क्या देखना है, सबसे पहले GAV कैलकुलेट करना है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ये चारों जो है सीक्वेंस में लिख लीजिए। अब फेयर रेंट हम हाउस A का कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, फेयर रेंट इज़ 1,20,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ 1 लाख, विच एवर इज़ हायर, WEH, विच एवर इज़ हायर, हमने वो अमाउंट अलग लिख लिया। फेयर रेंट इज़ हायर देन द म्यूनिसिपल वैल्यू 1,20,000। अब म्यूनिसिपल वैल्यू का अब जो है कंपेयर करेंगे 1,20,000 में से 90,000, विच एवर इज़ लेस। ठीक है, विच एवर इज़ लेस, तो 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो कम होगा WEL, विच एवर इज़ लेस 90,000, हमको क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का हम जो कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपको कितना दिया हुआ हाउस A का 1,30,000। ठीक है, तो वहाँ पे दो कंडीशन क्या था, इफ़ एक्चुअल रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, मीन्स एक्चुअल रेंट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल रेंट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 1,32,000। क्या बोल रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या माइनस करते हैं, माइनस पहला होता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट और सेकंड होता है म्यूनिसिपल टैक्स। ये दोनों माइनस करने के बाद आपका आता है नेट एनुअल वैल्यू NAV। तो हमने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया पेड बाय ओनर। यह ध्यान रखेंगे आप, जब म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे तो इट शुड बी पेड बाय द ओनर, नॉट बाय द टेनेंट। हाउस B में देखिए आपका लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, ये माइनस नहीं होगा GAV से,
वही टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा जो ओनर ने पे किया है। तो हाउस ए में म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है, इसलिए हमने म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 1 लाख। 1 लाख का 10% हमने निकाला 10,000, ठीक है। 1,32 में से 10,000 आपने माइनस किया तो आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये आपका 1,22,000 नेट एनुअल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप जो है हाउस बी का कैलकुलेशन आप करेंगे। नेक्स्ट, अब नेट एनुअल वैल्यू में क्या डिडक्ट होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24(2). स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ लेट आउट हाउस मीन्स किराए पे अगर घर दिया हुआ है तो 30% ऑफ NAV, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सेल्फ रेसिडेंस के लिए है, वहाँ पे NAV नील होता है, ठीक, क्योंकि GAV कैलकुलेट नहीं होता उस कंडीशन में। इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का क्या रूल होता है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इफ़ द हाउस इज़ लेट आउट, अगर घर किराए पे दिया हुआ है तो हम कितना लेते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू का पूरा एक फॉर्मेट है, क्या क्या डिडक्शन होते हैं अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) इफ़ लेट आउट हाउस, मतलब किराए पे दिया हुआ घर अगर है तो 30% ऑफ NAV लेते हैं, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड SO सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो NAV नील होता है। उसके बाद उसके बाद डिडक्शन में और क्या एक दूसरा डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24(2). लेट आउट हाउस, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, लोन बोरोड। अब ये लोन की भी कंडीशन है बेटा, इफ लोन इज बोरोड फॉर हाउस रिपेयर्स, रेनोवेशन, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन 30,000 इज द लिमिट, ठीक है। इसका भी हम एक सेपरेट सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन, वैकेंट हाउस का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे फर्स्ट पार्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की GAV का कैलकुलेशन कैसे होता है और क्या क्या उसमें डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका वैकेंसी पीरियड। जब घर कुछ महीनों के लिए खाली होता है, आपने किराए पे दिया हुआ है, आपने साल भर के किराए पे दिया हुआ है, लेकिन साल भर में 3 महीने जो है आपका घर खाली रहा, उस समय जो है आप कैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वैकेंट फॉर होल ईयर और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। 12 महीने में अगर मान लीजिए आपका 3 महीने घर खाली रहा, तो उस 3 महीने का जो है हम जो रेंट होता है, ठीक है, वो माइनस करते हैं। सिर्फ 9 महीने का जो है 9 मंथ्स का जो है हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन है, हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर फुल ईयर, पूरा 1 साल प्रीवियस ईयर खाली रहा आपका घर, इन सच अ केस द GAV विल बी नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी नील, फाइन। सेकेंड कंडीशन क्या है, हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कुछ महीने जो है आपका घर खाली रहा, तो उस कंडीशन में एक्चुअल रेंट, इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, AR विल बी दी GAV, जो AR होगा एक्चुअल रेंट होगा वही GAV होगा। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, उस कंडीशन में भी एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू GAV होगा, ठीक है। अगर आपका जो हाउस है वो प्रीवियस ईयर में पूरा खाली रहा, उस कंडीशन में तो GAV नील होगा, फाइन। लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर आपका जो घर है वो कुछ महीनों के लिए खाली रहा, मान लो 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने खाली रहा,
उस टाइम पे GAV का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो GAV का कैलकुलेशन करने के लिए हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट. इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट विल बी treated as GAV. If actual rent is less than expected rent, then also actual rent will be treated as GAV. ये वैकेंट पीरियड का कैलकुलेशन है. क्वेश्चन में आपको देगा कि लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 1 महीने आपका घर खाली रहा या 3 महीने खाली रहा, उस कंडीशन में GAV कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? क्योंकि आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो कैलकुलेट करना है, तो आप इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो हाउस है वो प्रीवियस ईयर में कम्प्लीटली वैकेंट रहा या पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो वैकेंट रहा प्रीवियस ईयर में, राइट? दिस इज द रूल ऑफ वैकेंट पीरियड. ठीक है. So in this section we have discussed about the calculation of GAV, how to calculate GAV, because to calculate the house property, first of all we need to know the gross annual value of the house property. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या माइनस करते हैं? माइनस अनरियलाइज्ड रेंट एंड माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर. GAV में से जब हम ये दो चीज़ें अनरियलाइज्ड रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेट एनुअल वैल्यू. फाइन. नेट एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. तो वो डिडक्शंस क्या होते हैं? पहला स्टैंडर्ड रेंट विच इज़ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एंड सेकेंड इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. इतना माइनस करने के बाद हमको लास्ट में कैलकुलेट क्या फाइंड आउट करते हैं हम? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देन आफ्टर हाउ टू कैलकुलेट GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टू कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी हैव टू कंसिडर द 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स व्हाट आर दिस? दैट इज द फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. ठीक है. इनका हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करने के बाद हमको मिलता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है. तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट GAV. ओके. मैं और इसके वीडियो जो है आपको शो करूँगी. वीडियो जो है दैट वुड बी योर न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक. ओके. I hope you understood this video lecture. Read properly this video lecture and try to remember the concept of house property. Right? Thank you so much.